हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है। देखिए, राज्य एक साधन है ना कि साध्य है। तो ये कहना किसका है, उदारवाद का, समाजवाद का, या फिर फांसीवाद का, या वैज्ञानिक समाजवाद का। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया येलो कलर, ये यहाँ पर परफेक्ट रहेगा। तो देखिए, राज्य साधन है ना कि साध्य, ये सिद्धांत किसका है, तो ये है उदारवाद का। क्लियर। नेक्स्ट है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है। देखिए, डेफिनेशन तो आपसे पूछी ही जाएंगी, तो डेफिनेशन पे आपको खास तौर से ध्यान देना, और ये बार बार जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगी, और इनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो भी ये याद हो जाएंगे, हमें आइडिया लग जाता है कि किसने ये बात कही होगी। तो एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना यहाँ पर राज्य नहीं है अपितु क्या है, अराजकता का शासन है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं जेलिनेक। तो जेलिनेक ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है। तो यहाँ पर किसका विस्तृत रूप बताया गया है, व्यक्ति का। तो व्यक्ति का विस्तृत कह दे, या फिर वृहद कह दे, या फिर बड़ा कह दे। तो व्यक्ति का विस्तृत या वृहद रूप कहने वाले हैं प्लेटो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। देखिए, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य व्यक्ति से पहले है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का व्यापक रूप है। देखिए, व्यापक कहे अभी आया था ना, अभी वृहद आए, व्यापक आए, बड़ा आए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट में बताइए। तो व्यक्ति का व्यापक रूप कहने वाले कौन है, तो ये है प्लेटो। क्लियर। अब नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण किस क्रम में होता है। तो मैं बताना है राज्य का निर्माण अरस्तु ने किस तरह से होता है, इसका क्रम क्या बताया है। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहना है, व्यक्ति, व्यक्ति से राज्य और राज्य से परिवार बनता है, या फिर परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य बनता है, या फिर ग्राम से व्यक्ति और व्यक्ति से राज्य, या फिर राज्य से परिवार और परिवार से व्यक्ति बनता है। अब आप खुद ही सोचिए क्या सही जवाब होगा। भाई, सबसे पहले हमारा आता है परिवार, परिवारों को मिलाकर ही क्या बनते हैं, गांव, और गांव से मिलकर क्या बनते हैं, राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के अनुसार राज्य के गुणों का आधार क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमें शक्ति, दूसरा दिया है धन, फिर है न्याय, फिर है स्वतंत्रता। तो जब प्लेटो की हम बात करते हैं तो प्लेटो राज्य के गुणों का आधार मानता है न्याय को। तो यहाँ पर न्याय पर फोकस किया है किसने, प्लेटो ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है, हमें ये बताना। तो ऐसा कहने वाले हैं यहाँ पर अरस्तु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शंस है मैकियावेली, ये देखिए यहाँ पर मैकियावेली गलत लिखा है, मैकियावेली, प्लेटो, या फिर अरस्तु, या मोंटेस्क्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले करने वाले जो थे सरकारों का वर्गीकरण, वो वही व्यक्ति हैं जो कि राजनीति विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा हमारा अरस्तु। इन्होंने ही सबसे पहले सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो राज्यों का वर्गीकरण भी सबसे पहले करने वाले कौन थे, ये भी अरस्तु ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, या फिर सभी। देखिए, जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु ही वो शासक हुए हैं जिसने क्या किया था, शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर जब इसने सरकार का वर्गीकरण किया तो इसने शासकों की संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले इसने कहा एक व्यक्ति के शासन के बारे में। तो शासकों की संख्या में जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन होता है उसे इसने कहा राजतंत्र, और इसका विकृत रूप बताया इसने आतताई तंत्र को। जबकि दूसरा इसने शासकों की संख्या का बताया था कि कुछ व्यक्तियों का शासन, और जब कुछ व्यक्तियों का शासन होता है तो उसको हम कहते हैं कुलीन तंत्र।
तो इसका कुलीन तंत्र का विकृत रूप कहा था इन्होंने वर्ग तंत्र। फिर तीसरा इन्होंने बताया बहुत से व्यक्तियों का शासन, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति शासन करते हो, तो इसको इन्होंने कहा मध्य वर्ग तंत्र, जिसको हम जनतंत्र भी कह देते हैं। तो इसने ये जो इसमें दिए हैं तीनों के बारे में बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरस्तु ने राज्यों और संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? ऑप्शंस दिए हैं हमें निर्माण और पारंपरिक रचना के आधार पर, दूसरा है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, तीसरा धार्मिक प्रभाव के आधार पर और चौथा है आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो अभी मैंने बताया था इसने किस आधार पर बताया, शासकों की संख्या के आधार पर बताया है और साथ ही शासन की गुणवत्ता के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व। तो हमें बताना है अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया है देव इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, या फिर विकास का परिणाम है। देखिए अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वो राज्य का जो अस्तित्व है ये विकास का परिणाम है। अरस्तु कहता है कि राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्ति या फिर समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि ये जो किया गया है राज्य जो है ये एक प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य को क्या कहा है इसने, राज्य को कहा है एक प्राकृतिक संस्था जिसका जन्म विकास के कारण होता है, यानी कि धीरे धीरे विकास हुआ तब इसका जन्म हुआ। तो एक तरीके से ये कहता है कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य जो है वो नैतिक होते हैं, और ये जो है राज्य वो सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो ये कहने वाले हैं हमारे अरस्तु। अरस्तु ने ही अपने जो इनका ग्रंथ था पॉलिटिक्स, इसमें आदर्श राज्य की स्थापना की तथा यथार्थ का जो विश्लेषण है उसको एक साथ करके एक नए राजनीतिक विज्ञान को जन्म देने की कोशिश की थी। किन्होंने, अरस्तु ने। ठीक है, तो अरस्तु की बुक याद रखना, पॉलिटिक्स बहुत पूछी जाती है। पॉलिटिक्स किसने लिखी, अरस्तु ने। और एक इनकी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो भी इनके द्वारा लिखी गई है, वो भी बहुत पूछी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है ये बताना है हमें। एक दैवीय संस्था है, कृत्रिम सृष्टि है, शक्ति की उत्पत्ति है, या फिर एक प्राकृतिक संस्था है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है सब। तो दैवीय शक्ति संस्था है, नहीं है। एक कृत्रिम सृष्टि है, नहीं है। एक शक्ति की उत्पत्ति है, नहीं। ये क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है जो कि एक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। तो अरस्तु के राजनीतिक विचार हमें बताने किस में है, तो ऑप्शंस दिए हैं हमें ये स्टेटमैन में, ये इनकी बुक है द स्टेट्समैन, दूसरी है लॉज में, पॉलिटिक्स में, या फिर सभी में। देखिए ये तीनों की तीनों जो बुक हैं ये तीनों ही अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक है, स्टेटमैन्स भी, लॉज भी और पॉलिटिक्स भी। तो यहाँ पर पूछा गया है राजनीतिक विचार, तो इनके जो राजनीतिक विचार हैं वो मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है हमें बताना है। एक ईश्वरीय संस्था है, नहीं। कृत्रिम सृष्टि है, नहीं। राज्य बल की सृष्टि है, नहीं। राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था भी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार उत्तम शासन वह है, तो हमें बताना है कौन सा है। फर्स्ट है जो शासक के हित में हो, दूसरा है जो जनता के हित में हो, थर्ड है जो धर्म पर आधारित हो, या फिर जो बल पर आधारित हो। तो अभी हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा है। तो जो अरस्तु है ये उत्तम शासन उसको मानता है जो कि जनता के हित में हो, वो क्या होगा, उत्तम शासन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य है, तो राज्य क्या है, परिवार का विस्तृत रूप है, नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, जनता के मध्य समझौते का परिणाम है, या फिर जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो अभी हमने पढ़ा था, इसने कहा था राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है और साथ ही नैतिक भी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है जो कितनी ही बार आपने सुनी पढ़ी देखी भी होगी कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ये कहना कौन है, तो बिना कुछ सोचे समझे अरस्तु पे यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है मैं ही राज्य हूँ, तो मैं ही राज्य हूँ ऐसा कहने वाले कौन है। ऑप्शन है जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई चौदवा, या फिर पॉप प्रथम। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ ऐसा कहने वाले हैं लुई चौदवा, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं हमें ये बताना है। 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, कितने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कि राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं हमारे,
4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, सेकंड है भूभाग यानी कि लैंड, थर्ड है हमारा सरकार यानी कि गवर्नमेंट, और फोर्थ है हमारा संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे 4 राज्य के आवश्यक तत्व है। और इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है? तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, या सर्वोच्च भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये कथन किसका है? देखिए, जब बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली बात आए तो बिना कुछ सोचे समझे हमें इसका आंसर करना है। इसका आंसर होगा ग्रीन। तो ग्रीन जो है वो एक आदर्शवादी विचारक है। ग्रीन की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये भी याद रखिए, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर अभी हमने देखा, इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा ग्रीन होगा। नेक्स्ट है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। देखिए, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये किसको दर्शाता है? ये कथन हमें बताना है। ये आदर्शवादी है, मानवतावादी है, यथार्थवादी या फिर विकासवादी? तो ये कथन जो दर्शाता है, देखिए इसके बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। राज्य जो है वो किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। तो टी.एच. ग्रीन जो कि एक दार्शनिक रहे हैं, ब्रिटेन के ब्रिटिश दार्शनिक थे, तो उनका ऐसा ही मत था। तो इसलिए इन्हें जो है ग्रीन को आदर्श विचारधारा का समर्थक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये आदर्शवादी विचारधारा को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत हमें बताना है, किसने दिया? मार्क्स ने, J.S. मिल ने, बोसांके ने, या फिर टी.एच. ग्रीन ने? तो टी.एच. ग्रीन की अभी एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसी बुक में इन्होंने दिया है राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? टी.एच. ग्रीन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, जनसंख्या है, बिल्कुल है, भूभाग बिल्कुल है, सरकार बिल्कुल है, धर्म है, नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये गलत है और गलती हमसे, तो यहाँ पर हमसे पूछा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तब इसमें क्या बचा? एक हमारा संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, ये किसने कहा? देखिए, ये डेफिनेशन कितनी बार पूछी जा चुकी है, 2009 में, 2020 में, 2012 में, 2011 में, 2014 में। तो कई एग्जाम्स में अलग अलग ईयर्स में पूछी गई है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दे देता है। देखिए, यहाँ पर कहा है कि संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, या फिर कह देगा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। कभी पूछ लेगा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, या फिर कह देगा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। ठीक है, तो इस तरह से बदल बदल के दे देगा, लेकिन आंसर जो होगा हमारा सेम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही है जो कि राज्य का आधार है, तो उसका जवाब भी क्या होगा? ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये भी कहने वाले कौन है? ग्रीन। समझ में आया? चलिए, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। नेक्स्ट है, आदर्शवाद है। देखिए भाई, अब हमें बताना है आदर्शवाद क्या है। पहला दिया है, आदर्शवाद राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध है, यह राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, यह व्यक्ति का समर्थक है। तो राज्य, अगर हम आदर्शवाद की बात करेंगे तो आदर्शवाद जो होता है वो होता है हमारा राज्य का समर्थक है। ठीक है, आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं, और नैतिक संस्था मानते हैं, साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि राज्य में ही क्या हो सकता है? व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है। तो इसलिए आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थक है। नेक्स्ट है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों में नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? पहला है गिलक्राइस्ट, या फिर गार्नर, मैटलैंड, या फिर बकल। तो ये कहने वाले हैं मैटलैंड। इनका कहना था कि राजनीति शास्त्र जो है वो क्या है? राजनीति विज्ञान जो है
ये जबकि जब ये इनके प्रश्नों को देखता है तो इन्हें प्रश्नों में नहीं बल्कि जो शीर्षक है उनके उसको देखकर क्या होता है, इन्हें खेद होता है उनके प्रति। ऐसा कहने वाले जो थे यही थे जिनका नाम है मैट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे यहाँ पर बकल। तो ये जो बकल है, यहाँ पर बकल लिखा है, यहाँ पर आपको बक्कल लिखा हुआ भी मिल सकता है, बक्कल। तो बकल या बक्कल जो है वो यही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर है, बल्कि ये क्या है, कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। साथ ही साथ देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बर्क। बर्क भी कुछ इस तरह की डेफिनेशन देते हैं और ये कहते हैं बर्क कि जिस प्रकार से हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, तो ये बर्क थे। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता। देखिए अरस्तु तो बिल्कुल मानें क्योंकि ये तो राजनीति विज्ञान के पिता हैं। दूसरा है गिलक्राइस्ट, फिर है लॉर्ड ब्राइस या फिर FW मैटलैंड। तो अब इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कौन कहेंगे ऐसे, तो ये है FW मैटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार राज्य क्या है। तो पहला है नैतिक संस्था है, केवल बल पर आधारित है, कृत्रिम संस्था या फिर आर्थिक संस्था है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आदर्शवादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है TH ग्रीन के अनुसार राज्य का उद्देश्य है। तो ऑप्शंस ये हैं, शक्ति का प्रयोग, दमन करना, मानव व्यक्तित्व का विकास या केवल कानून बनाना। तो ग्रीन कहते हैं इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है मानव व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये इनका उद्देश्य है किसका, TH ग्रीन का। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और देखिए इतने कम टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी ये सीरीज़ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।